Hello students, class 12th, chapter number 1, solid state. Before starting this lecture, here is my small introduction. Myself, Aditya Shinde. I am your chemistry teacher. I completed my master degree with organic chemistry. I love to play chess. Hello students, in this lecture, we are going to study about magnetic property magnetic प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है ना। इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर डेवलप्ड इन सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे डेवलप्ड होती है, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो आपको पता ही होगा, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ले लो, आपने कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिया होता है तो वो किससे बना हुआ होता है, तो वो एटम से बना हुआ होता है। ठीक है ना, एटम से बना हुआ होता है। ठीक है। ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है। एंड दिस एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना। और जो ये एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से बने हुए होते हैं। ठीक है। मान लो मतलब देख लो कि ये मैंने किसी भी एक एटम का क्या है, ये मैंने आपको न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। ठीक है ना। ये क्या है, तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग में ऑर्बिटल्स होती है और उस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपको पता ही होगा, बहुत ही बेसिक है। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिटल के अंदर क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ऑर्बिटल के अंदर क्या करते हैं, मोशन करते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे सन के आसपास हमारी पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, वैसे न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है ना। ये हमें पता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो फ्लो करता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करता है तो इसका मतलब होता है कि करंट जो है वो भी फ्लो करता है। करंट किसी भी तरह से करंट कैसे आप फॉर्म कर सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन अगर आपका इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करता है तो करंट भी फ्लो होता है। मान लो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक डायरेक्शन में, यहाँ पे मैं जैसे दिखा रहा हूँ वहाँ पे ये फ्लो करता है। ठीक है ना। किसी भी एक डायरेक्शन में अगर वो फ्लो करता है, ठीक है ना, एक डायरेक्शन में, मान लो कि यहाँ पे एक डायरेक्शन जो मैंने दिखाई हुई है वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है, तो करंट जो होता है वो क्या करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। ठीक है ना। तो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मैंने फ्लो करता हुआ आपको दिखाया है। तो यहाँ पे जो ये सिचुएशन थी उसमें दो केस क्रिएट हो सकते हैं अगर हम इस प्रकार बताएं तो। देख लो, ये न्यूक्लियस, ये है हमारा ऑर्बिटल, उसी तरह से ये न्यूक्लियस और ये मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है वो क्या है, तो अपनी ऑर्बिटल्स है। ये न्यूक्लियस ऑर्बिटल और ये भी न्यूक्लियस ऑर्बिटल। अभी मान लो कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, एक एक जो है वो कुछ इस प्रकार की डायरेक्शन में है, कुछ ये जो मैंने दिखाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, और यहाँ पे जो दिखाया है वो क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है ना। ये क्या करता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर वो फ्लो करने वाला है। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो करेगा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, तो अभी करंट किस ओर फ्लो होने वाला है, करंट का फ्लो कहाँ पे जाएगा, तो कहाँ पे चला जाएगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, थोड़ी बड़ी दिखाता हूँ, ये क्या है, तो ये आपका क्या है, तो करंट की डायरेक्शन है। ठीक है ना। ये क्या है, तो करंट की डायरेक्शन है। ठीक है। ओके। उसी प्रकार उसी तरीके से यहाँ पे दिखाऊं, अगर ये आपका
इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो अभी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो ये मैंने जो दिखाया वो क्या है, तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसके बारे में आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बात की, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से, आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो करता हुआ दिख रहा है, पर आपको पता है कि किसी भी एटम के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस सभी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपको क्या मिलता है, एक करंट लूप मिलता है। आपको एक करंट लूप मिलता है। क्या मिलता है, करंट लूप। और ये सभी करंट लूप को आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा, मैग्नेटिक डाइपोल बोला जाता है। ठीक है ना, इन सभी करंट लूप को आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा, मैग्नेटिक डाइपोल बोला जाता है। ठीक है ना, अभी हम बात करेंगे इस मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा, आई थिंक सो 10th स्टैंडर्ड में आता है, कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, मान लो कि ये जो करंट है ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आपकी राइट हैंड साइड, आपका जो राइट हैंड है, उसकी जो ये 4 फिंगर है, उसको क्या कर दो आप, कि यहाँ पे देखो ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो ये जो 4 फिंगर है उसको इस डायरेक्शन में ले लो, उस करंट की डायरेक्शन में ले लिया। करंट की डायरेक्शन में लेने से ये जो मेरा थंब है, थंब कहाँ पे है, तो ऊपर की ओर है। ठीक है ना, मतलब आपकी साइड आता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल की जो डायरेक्शन थी वो क्या हो गई, इसके अंदर तो अपवर्ड हो जाती है। मैग्नेटिक डाइपोल, उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे हो जाएगी, तो अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है ना, जो अगर आपको ये प्लेन मान लेते हो, तो इस प्लेन के ऊपर की साइड क्या हो जाएगी, तो मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, तो ये आपका करंट का डायरेक्शन है। तो आपको एक ध्यान रखना है कि आपका लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड साइड ही लेना है, राइट हैंड जो है वही लेना है। तो अभी क्या हो जाएगा कि मुझे अगर इस करंट को दिखाना है ये 4 फिंगर्स से, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि ये करंट ऐसे जाता है, तो ये मैंने दिखा दिया कि करंट ऐसे जा रहा है। तो उसकी वजह से मेरा जो ये थंब है, वो कहाँ चला गया, कि इस प्लेन के नीचे की साइड चला गया। तो मैग्नेटिक जो डाइपोल है वो कहाँ पे चला जाएगा, तो कहाँ पे चला जाएगा, तो डाउनवर्ड। कहाँ पे, तो डाउनवर्ड चला जाएगा, इस प्लेन के नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन मिलता है। ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अभी हर एक मैग्नेटिक डाइपोल के पास एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमने डाउनवर्ड बताया, तो कैसे मैग्नेटिक डाइपोल को आप दिखाओगे कैसे, तो कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं। ठीक है ना, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, मतलब ये क्या शो करता है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, तो डाउनवर्ड है। और यहाँ पे कैसे दिखाते हैं, तो अपवर्ड है। तो कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है या मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल ले लो, तो उसका जो ओरिजिन होता है, तो 2 टाइप्स ऑफ मोशन की वजह से होते हैं। ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका जो ओरिजिनेट्स होता है, तो वो कैसे होता है, 2 टाइप्स ऑफ मोशन की वजह से, जिसमें से पहली मैंने बता दी है। पहली किस प्रकार से होती है, तो इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड में मोशन करता है। ठीक है ना, फ्लो करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से कैसे डाइपोल मोमेंट हमें मिलती है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, अभी पूरा बता दिया है। और एक और तरीके से हमें मिलती है, दूसरी है इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स
ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस। इसका मतलब है जैसे कि हमारी पृथ्वी है वो क्या हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है, सन के सराउंडिंग में भी सन सॉरी सन के सराउंडिंग में भी मोशन करता है और खुद की एक्सेस पे भी क्या करता है, स्पिन करता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं वो खुद की एक्सेस पे भी क्या करते हैं, तो स्पिन होते हैं। ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी हमें मैग्नेटिक डाइपोल मिलते हैं और उन मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से हमें मैग्नेटिक मोमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, फिर भी जो मोस्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स हमें मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में मोशन होती है ना न्यूक्लियस के आसपास, उसकी वजह से हमें मिलती है। ठीक है, ओके। आपने लोअर स्टैंडर्ड में एक और चीज़ पढ़ी होगी कि जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, तो वो कैसे एक्ट कर सकता है, तो ईच इलेक्ट्रॉन एक्ट हैज़ अ टाइनी मैग्नेट, ईच इलेक्ट्रॉन एक्ट हैज़ अ टाइनी मैग्नेट। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या छोटे छोटे मैग्नेट की जैसे बिहेव कर सकते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे मैग्नेट की वजह से बिहेव कर सकते हैं, तभी हमें यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल देखने को मिलती है, तभी हमें मैग्नेटिक डाइपोल देखने को मिलती है। ये जो मैग्नेटिक डाइपोल होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट है वो क्या है, तो बोहर्स बोहर्स मैग्नेटोन, बोहर्स मैग्नेटोन होता है। ठीक है ना, बोहर्स मैग्नेटोन होता है, जिसको हम म्यू बी से क्या कहते हैं, तो सिंबलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या है, तो स्मॉल होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड स्मॉल होता है, उसका जो यूनिट है वो क्या है, तो बोहर मैग्नेटोन, जिसको हम म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये बोहर मैग्नेटोन था, जो बोहर मैग्नेटोन को हम क्या म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल में होती है, तो 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि जो बोहर मैग्नेटोन है उसकी वैल्यू कितनी है, तो 9.27 इंटू 10⁻24। ठीक है ना, इंटू 10⁻24। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। फिर से हम देख सकते हैं, पूरे लेक्चर में हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड के बारे में बात की थी। वी ऑल नो दैट सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस। हियर आई एम शो यू दैट हाउ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज। एटम्स को जो हमारा एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, तो मोशन करते हैं। उस इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से हमें क्या मिलता है, तो करंट का फ्लो मिलता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट का फ्लो मिलता है। तो मैंने दो केस आपको यहाँ पे दिखाए थे। ठीक है, फर्स्ट केस कौन सा था कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो हमारा करंट जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो जो करंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। उसके बाद मैंने आपको राइट हैंड से जो मैग्नेटिक डाइपोल वाला पोर्शन बताया था कि जितने भी यहाँ पे हमने जो बात की इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या करंट फ्लो करते हैं, तो मैंने तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात की। तो एटम्स के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, करंट लूप, और इन सभी करंट लूप्स को हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। और इन मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है, तो आपका राइट हैंड वाला रूल्स आपको लगाना है। जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में आपको अपना ये 4 फिंगर को रखना है।
उसके 4 फिंगर को रखने के बाद आपका थंब जिस डायरेक्शन में आता है उस डायरेक्शन में क्या होता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है। मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल कहाँ पे होगी, तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से इस केस के अंदर डाउनवर्ड होती है, ठीक है, इस केस के अंदर डाउनवर्ड होती है, जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स, गिव कमेंट्स, also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.